नमस्कार बच्चों, आज हम लोग केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्रगहना से लौटती बेर पढ़ेंगे। कवि एक बार चंद्रगहना नामक स्थान से घर लौट रहे थे। उनका मार्ग खेतों और पोखरों से होकर गुजरता है, जिसका सौंदर्य उन्हें अत्यंत आकर्षित कर लेता है। वह खेत की मेड़ पर बैठ कर के खेत की शोभा को देखने लगते हैं, पोखर की हलचल देखते हैं, दूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियों को देखते हैं और उन्हें अपनी कविता में उतारते चले जाते हैं। तो चलिए इनकी कविता पढ़ते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान देख आया हूँ, अब मैं दूसरा दृश्य देख रहा हूँ इस मेड़ पर बैठ कर के खेत की। अकेला हूँ मैं, यहाँ कोई और नहीं है। चंद्रगहना नगरीय सभ्यता से युक्त स्थान है, जहाँ व्यावसायिकता होती है, व्यापार होता है। तो व्यापारिक नगर उन्होंने देख लिया है। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है और दूसरा अर्थ यहाँ यह भी है कि चंद्रमा के समान गहने के स्वरूप चमकते हुए नगरीय व्यवस्था को उन्होंने देख लिया है। अब वो दूसरा दृश्य देख रहे हैं, जिसका वर्णन वो इस कविता में करते हैं। कवि कहते हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बौना सा चना खड़ा है, बांधे मुरैठा शीश पर सिर पर जिसके मुरैठा पगड़ी बंधा हुआ है, जिसमें छोटे गुलाबी फूल लगे हुए हैं, ऐसा चना सज करके खड़ा है। एक दूल्हे के समान कवि को लगता है वो चने का पौधा, जो कि सर पर पगड़ी बांध करके गुलाबी फूलों वाला खड़ा है। तो यहाँ पर कवि ने चने का मानवीकरण किया है और इस प्रकार से उन्हें वो एक दूल्हे के समान प्रतीत होता है। आगे कहते हैं कवि, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। वहीं पास में ही एक अलसी का भी पौधा उन्होंने देखा। उसको देख के कहते हैं कि ये हठीली है, हठ करती है, ज़िद करती है। क्या करती है ज़िद, वो आगे बताएंगे। पहले उसके बारे में बताया कवि ने कि देह की पतली कमर की है लचीली। वो देह की पतली है और कमर से लचीली है, यानी हवा चलने पर ये पौधा इधर उधर हिल रहा है, इसलिए कवि को उसे देख कर के ये मालूम होता है कि ये देह से पतली और कमर से लचीली नायिका है, जिसके सर पर नीले फूल हैं। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। उसके सर पर नीले फूल हैं, जिसको सर पर रख कर के वो कह रही है कि जो इसे छुएगा उसे मैं अपने हृदय का दान दूंगी, यानी मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरे सर पर लगे नीले फूल को छू लेगा। तो ये उसकी ज़िद है, हठ इसी की कर रखी है उसने। आगे कहते हैं, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। अभी चना और अलसी का मानवीकरण किया और आगे की पंक्ति में वो सरसों का भी मानवीकरण करते हैं और कहते हैं, ये सरसों की बात तो पूछो ही ना, ये तो सबसे सयानी हो गई है, सबसे बड़ी हो गई है। इसने पहले ही अपने हाथ पीले कर लिए और ब्याह मंडप में आकर के बैठ गई है। हाथ पीले करने का मतलब, कवि ने जब उसे पीले पीले फूल को देखा सरसों के, तो उसे देख करके उनकी कल्पना उसे हाथ पीले करने वाली नायिका के समान समझ में आया कि नायिका अपने हाथ पीले करके हल्दी लगे हुए हाथों से ब्याह मंडप में आकर के बैठी हुई है। तो हाथ पीले करना मुहावरा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि जो सरसों है ये सबसे सयानी है, इसने पहले ही अपने हाथ पीले कर लिए और ब्याह मंडप में आकर के बैठ गई है। और ये जो विवाह का वातावरण उन्होंने उपस्थित किया, तो संगीत को भी अब ला रहे हैं आगे कवि। कहते हैं, मास फागुन, फागुन का जो महीना है ये भी आ गया, फाग गाता हुआ, फाग का गाना गाता हुआ
फागुन महीना भी यहाँ उपस्थित हो गया है, आ गया है आज जैसे। ऐसा लगता है कि फाग गाता हुआ फागुन मास भी यहाँ उपस्थित हो गया है। तो फागुन का भी मानवीकरण यहाँ किया कवि ने। और आगे कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यानी मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या, स्वयंवर हो रहा है, स्वयं वरण किया जा रहा है, वर वधू का, वधू वर का। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। व्यवसायिक नगर से दूर इस खेत में प्रेम की प्रिय भूमि जो है, यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है और प्रकृति में अनुराग अंचल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग प्रेम का आंचल लहराता हुआ इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर कवि आनंदित हो रहे हैं। आगे कहते हैं कवि, यहाँ पर जो अनुराग अंचल है यहाँ रूपक अलंकार है। और इसके बाद है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस विजन में, इस निर्जन स्थान में, बिना जन के जो स्थान है जहाँ कवि अकेले हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये दूर व्यापारिक नगर से, ये व्यापारिक नगर से दूर है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यहाँ ये प्रेम की भूमि है, प्रिय भूमि है और बहुत ही अधिक उपजाऊ है। यहाँ प्रेम उमड़ रहे हैं। तो ये व्यापारिकता से दूर है, व्यापारिक नगर से दूर है, भिन्न है। हर मामले में दूरी भी है और भिन्नता भी है। व्यापारिक नगर में व्यापार होते हैं, हर काम में लेन देन होता है और यहाँ पर प्रेम की अधिकता है। तो यहाँ कवि ने ग्रामीण और नगरीय जीवन में भिन्नता को बताने का प्रयास किया है और ये बताते हैं कि वहाँ व्यापार होता है और यहाँ पर प्रेम की अधिकता अधिक होती है। यहाँ व्यापार नहीं होता किसी चीज़ का। आगे कहते हैं, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और पैरों के तले है एक पोखर, और कवि के पैरों के तले एक पोखर है, उठ रही उसमें लहरियाँ, जिसमें लहरें उठ रही हैं, जल की लहरें, हवा के चलने के साथ साथ जल में लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और नीले तल में जल के अंदर जो भूरे रंग की घास उगी है वो भी लगता है कि ले रही वह भी लहरियाँ, जल के लहरों के साथ लगता है कि वो घास भी लहरें ले रही हैं। तो इस तरह से गत्यात्मकता का वर्णन कवि यहाँ करते हैं। और आगे कहते हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। और उसी जल में एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा है जो आँख को चमका देता है। बड़ा सा गोल खंभा यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ सूर्य के बारे में उन्होंने कहा है। सूर्य का जो प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है उसे देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि इस जल में चांदी का गोल सा खंभा है। ये बता रहे हैं कवि कि वो आँखों को चकमका देता है, चमका देता है। और आगे कहते हैं, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और इसी के किनारे किनारे, इस जल के पोखर के किनारे कई पत्थर हैं जिनको देख करके कवि को ऐसा लग रहा है कि ये चुपचाप पानी पी रहे हैं, पोखर में मुंह डुबाए हुए पानी पी रहे हैं। ऐसी कल्पना कवि ने की यहाँ पर पत्थरों को देख करके। और कहते हैं, प्यास जाने कब बुझेगी, न जाने कब इनकी प्यास बुझेगी, लगातार ये जल पिए जा रहे हैं। तो पत्थर का मानवीकरण भी यहाँ कवि ने कर दिया। आगे कहते हैं, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। और वहीं पर चुपचाप खड़ा बगुला कवि को दिखाई दिया जो कि अपने टांग को जल में डुबाए हुए खड़ा है। टांग देखिए पैर के लिए कहा है और ग्रामीण शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। कहते हैं कि देखते ही मीन चंचल, जैसे ही वो चंचल मछलियों को देखता है, ध्यान निद्रा त्यागता है, ध्यान रूपी निद्रा को अपने त्याग देता है और चट दबाकर उस चंचल मछली को तुरंत पकड़ लेता है, चट दबाकर चोंच में, अपने चोंच में दबा लेता है, नीचे गले के डालता है और अपने गले के अंदर डाल लेता है। तो कवि यहाँ पर ध्यान की भी बात करते हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य को भी अपने प्राप्य वस्तु के लिए ध्यान लगाकर काम करना चाहिए और जैसे ही उसके उपयोगी चीज़ें मिले उस पर ध्यान स्थित करके उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, ये बताते हैं। आगे कहते हैं,
एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और फिर उन्होंने देखा कि एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया आई, चंचल चिड़िया जिसका सर काला था, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, और पंख सफ़ेद थे, श्वेत थे। वो झपाटे मार करके तुरंत टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। जल का जो हृदय है उस पर टूट पड़ती है, यानी उस पोखर के जल पर आती है और मछली पकड़ के ले जाती है। एक उजली चटुल मछली, सफ़ेद चंचल मछली को पकड़ लेती है। आसमान में उड़ती है और उसको चंचल मछली दिखाई देती है तो तुरंत वहाँ से आती है और चोंच पीली में दबाकर, अपने पीली चोंच में उस मछली को दबा करके दूर उड़ती है गगन में, दूर गगन में उड़ जाती है। फिर आगे बताते हैं कवि, और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। और यहीं से भूमि थोड़ी थोड़ी ऊंची होती जा रही है जहाँ से रेल की पटरी गई है। जो रेल की पटरी दिखाई दी कवि को, वो थोड़े थोड़े यहाँ से ऊंची होते हुए स्थान होते जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, और जहाँ तक ऊंचा है उस स्थान तक ऊंचा है जहाँ रेल की पटरी गई है। आगे कह रहे हैं, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। कवि को अभी जाना नहीं है, इनके ट्रेन का टाइम हुआ नहीं है तो स्वच्छंद है, यहाँ इनके पास समय पर्याप्त है। कवि ने यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास किया है कि ग्रामीण लोगों के पास, गांव में लोगों के पास समय होता है जो एक दूसरों के साथ वो व्यतीत करते हैं, प्रकृति के दृश्यों को देखते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते हैं। परंतु नगरीय व्यवस्था में समय की कमी है। तो समय का भी जो यहाँ पर वर्णन करते हैं वो नगरीय और ग्रामीण सभ्यता में भिन्नता के लिए भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इनके कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर समय है। आगे कहते हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, चित्रकूट की जो अनगढ़ चौड़ी चौड़ी मार्ग दिखाई दे रहे हैं, चौड़े मार्ग, उसको कहते हैं कि कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कम ऊंची ऊंची हैं, यानी बहुत अधिक ऊंची नहीं है, थोड़ी थोड़ी ऊंची होती हुई आगे तक गई हैं, और जो कि दूर दिशाओं तक फैली है, बहुत दूर तक फैली हुई हैं चित्रकूट की पहाड़ियाँ। ये कवि यहाँ पर बताते हैं, जो उनको दिखाई देता है, जहाँ तक दिखता है उसका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि बाज भूमि पर, बांझ भूमि है, यहाँ पर पौधे नहीं उत्पन्न होते हैं, लेकिन इधर इधर रीवा के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं इधर उधर, जो कि कांटेदार कुरूप खड़े हैं, कांटेदार हैं और कुरूप हैं, यानी उनका रूप सुंदर नहीं है। आगे कहते हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे। और वहीं पर उन्हें सुनाई दिया रस टपकाता हुआ, मीठा मीठा रस टपकता हुआ सुग्गे का स्वर, जो टे टे की आवाज़ दे रहे थे। सुग्गा तोता के लिए कहा है कवि ने, गांव में तोते को सुग्गा शब्द से बुलाया जाता है। तो कहते हैं कि वहाँ पर इस सुनसान स्थान में, विजन वन में, मीठे मीठे रस को टपकाता हुआ सुग्गे का स्वर टे 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 सुनाई पड़ता है। और केवल सुग्गे का ही स्वर नहीं है, आगे भी बताते हैं, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। सारस का स्वर भी सुनाई पड़ता है, जो कि वनस्थली के हृदय को चीर रहे हैं। सुग्गे के स्वर और सारस के स्वर वनस्थली के शांत हृदय को चीर करके शोर से युक्त बना रहे हैं, यानी ध्वनि से युक्त कर रहे हैं उस वातावरण को, शांत वातावरण को। सारस का स्वर टिरटों टिरटों, सारस का जो स्वर है वो टिरटों टिरटों है, सुग्गे का स्वर टेटे टेटे हैं, टेंटे और सो टिरटो टिरटो जो शब्द है ये ध्वन्यात्मक शब्द है। रेल और ट्रेन जो शब्द का प्रयोग कवि ने किया है, यहाँ ये अंग्रेजी शब्द हैं। और आगे कहते हैं, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। कहते हैं कवि कि मेरा भी मन होता है कि मैं भी उड़ जाऊं
पंख पर फैलाए सारस के संग, अपने पंख को फैला करके सारस के साथ मैं भी उड़ जाऊं और उड़ करके वहाँ जाऊं जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ सारस और सारसी दोनों एक साथ रहते हैं, हरे खेत में। उस हरे भरे खेत में जाने का मन मेरा हो रहा है और सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे, और चुपके चुपके मैं इनके सच्चे प्रेम की कहानी सुनूं कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। क्योंकि नगरीय सभ्यता में जो प्रेम है वो व्यावसायिकता से युक्त होता है, वहाँ हर जगह स्वार्थ की भावना होती है, परंतु यहाँ जो प्रेम उन्हें दिखाई पड़ता है ये निस्वार्थ भाव का प्रेम है, सच्चा प्रेम है। तो कवि इस सच्चे प्रेम की कहानी जानना चाहते हैं, इसलिए इनका मन होता है कि मेरे भी पर होते तो मैं भी उड़ जाता इस सारस के संग, और जहाँ पर हरे खेत में सारस और सारसी रहते हैं उनके पास पहुँच करके उनके सच्चे प्रेम की कहानी मैं सुन लेता। चुप्पे चुप्पे, चुप्पे चुप्पे जो है ग्रामीण अंचल के शब्द हैं। चुपके चुपके को चुप्पे चुप्पे प्रयोग किया जाता है और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस तरह से ये कविता पूर्ण हुई। अगली कविता के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।